Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 9, weathering. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग से स्टार्ट करेंगे. बायोलॉजिकल वेदरिंग को ही हम ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कहते हैं. इसकी जो मेन एजेंट्स है वो एनिमल है, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं और मैन है. ठीक कोई बात. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग को ही हम ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कहते हैं. इसके जो मेन एजेंट है वो एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट है. इन ऑल द केसेस, हर केस में फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, केमिकल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व भी हो सकता है. ये दोनों में से एक भी हो सकता है. ठीक है बात. फिर से ध्यान से सुनो. कोई भी केस है ना, उनमें फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है और साथ ही साथ केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है. या तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन अकेला होगा या केमिकल डिकम्पोजिशन अकेला होगा. तीनों कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं. क्यों बन सकती हैं बेटा? क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल मैटर है या तो वो ऑक्सीजन से बनता है या पानी से बनता है, और ये दोनों ही सब्सटेंसेस रिएक्शन करते ही हैं मिनरल्स से जो रॉक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग में. देखो, फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल कहते हैं. ठीक है बात. और केमिकल वेदरिंग को हम केमिकल वेदरिंग ही कहते हैं. ठीक है बात. तो पहला जो डिसइंटीग्रेशन है वो रॉक्स का होगा, पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रॉक के चेंज नहीं होंगे. रॉक का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वैसा ही है, बस वो डिसइंटीग्रेट हुई है. तो ये हो गई मैकेनिकल वेदरिंग. पर केमिकल वेदरिंग में बेटा डिकम्पोजिशन जब रॉक का होता है तो उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी चेंज होते हैं. ठीक है बात. यहाँ पर रॉक के अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चेंज होगा, यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा. इसके लिए मैकेनिकल वेदरिंग के लिए टेम्परेचर, मॉइस्चर, फ्रॉस्ट, एक्शन, विंड, ये फिज़िकल ब्रेकअप में इन्वॉल्व होती हैं रॉक के. यही सब जिम्मेदार होती हैं मैकेनिकल वेदरिंग के लिए. टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कम हो जाना, मॉइस्चर का प्रेजेंस होना, ना होना, ये सब फिज़िकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ पर टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा कॉज मिनरल इन रॉक्स टू ईदर डिजॉल्व इन वाटर और चेंज देयर कंपोजिशन. अब यहाँ पर ब्रेकअप है. यहाँ पर क्या हो रहा है? रॉक ब्रेकअप हो रही है, या तो टेम्परेचर की वजह से या मॉइस्चर की वजह से या फ्रॉस्ट की वजह से. पर यहाँ पर एजेंट तो वही है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, फ्रॉस्ट एक्शन है. पर यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे बेटा पानी में, या तो उनका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. ठीक है बात. अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है ना. समझ में आ रही बात. यहाँ पर ब्रेकअप हो रहा है, पर यहाँ पर मॉइस्चर, टेम्परेचर की वजह से ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है, वाटर की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, कि मिनरल्स जो रॉक के अंदर थी या तो वो डिज़ोल्व हो जा रहे हैं या उनके कंपोजिशन में चेंज आ रहा है. ठीक है. ये डेजर्ट क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा रैपिड होती है. ये मॉइस्ट और कोल्ड क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा होती है. रॉक्स आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट डेप्थ. बहुत गहराई तक रॉक्स के ऊपर इफ़ेक्ट आता है मैकेनिकल वेदरिंग का. ये सरफेस के पास पास, अर्थ सरफेस के पास पास जो एरिया होगा वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा केमिकल वेदरिंग का. इसके जो एजेंट्स हैं वो टेम्परेचर और मॉइस्चर है. इसके जो एजेंट्स हैं वो वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है बात. अभी बेटा हम पढ़ क्या रहे थे? बायोलॉजिकल वेदरिंग है ना. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग को ही आगे कंटिन्यू करें. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये बहुत एक्टिव एजेंट है जो फिज़िकल वेदरिंग के लिए भी ज़िम्मेदार है, केमिकल वेदरिंग के लिए भी ज़िम्मेदार है. जैसे माइनिंग हम कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इस वजह से फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रॉक्स का. एग्रीकल्चर, डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट अंडरग्राउंड प्रमोट बोथ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग. देखो, पहली बात तो हम रॉक्स को कट कर रहे हैं, रॉक्स को बॉम्ब से उड़ा दे रहे हैं, वहाँ पर रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं, वहाँ पर कॉलोनीज़ डेवलप कर रहे हैं या रोड बना रहे हैं. तो ये तो हो गया फिज़िकल चेंज. या पर कई बार हम जो केमिकल को डंप कर रहे हैं, ठीक है, उस वजह से केमिकल वेदरिंग भी हो रही है. फिज़िकल तो हो ही रही है पर केमिकल वेदरिंग भी हो रही है. प्लांट्स, बेटा ध्यान से सुनना ज़रा. प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है. देखो,
जब तक पेड़ हरा भरा होता है, ठीक है, तब तक जो उसकी रूट्स होती हैं वो स्वेलन होती हैं और बाइंड करके रखती हैं किसी भी रॉक को। पर जब ये जो ट्री है ये किसी वजह से सूखने लग जाए या इसको कट कर दिया जाए, तो ये जो सॉलिड रूट्स हैं जो अंदर सूजी थी, फूली हुई थी, अब ये सूख जाएंगी। तो ये यहाँ पर रॉक डिसइंटीग्रेशन ज़रूर होगा। ध्यान से सुनना, जो रूट्स होती हैं लार्ज ट्रीज़ की वो बहुत गहराई तक अंदर जाती हैं रॉक्स के अंदर, और यहाँ पर फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन होता है ड्यू टू प्रेशर। पर बहुत सारा जो वेजिटेशन होता है, जैसे कि हमने देखा कि वो डिसइंटीग्रेशन को रोकता भी है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस लेयर को बाइंड करके रखता है। ठीक है बात। एंड डज नॉट अलाउ एक्सपोजर ऑफ रॉक्स बीनियथ टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदरिंग। पेड़ की जो जड़ होती हैं बेटा, वो इस तरीके से ज़मीन को बांध के रखती हैं कि अंदर तक कोई एलिमेंट वेदरिंग का पहुंचने ही नहीं देती। इस वजह से वेदरिंग होगी ही नहीं। अब एनिमल्स और इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो एनिमल्स हैं जैसे कि रैबिट्स, वॉर्म्स, मोल्स, इंसेक्ट्स, ये बड़ी क्वांटिटी में फाइन मटेरियल को ले आती हैं सरफेस तक। ठीक है बात। बरोइंग एनिमल्स ये सरफेस को लूज़ कर देते हैं, ठीक है, रॉक्स के आसपास के, जिसकी वजह से फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। अब जो खरगोश होता है या जो वॉर्म्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो ज़मीन होती है उसको वो खाली कर देते हैं। अब वो जब खाली कर देते हैं तो फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन होगा। अपॉन डेथ द डीकेइंग एनिमल, जब उन एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो जो सड़ा हुआ एनिमल है, जो उसकी डेड बॉडी अब सड़ेगी, डीके होगी, वो भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एसिड्स फॉर रॉक डिसइंटीग्रेशन। पहला काम तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे एक रैबिट है, यहाँ पर पेड़ के आसपास अगर वो अपना घर बनाता है तो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसको खोद खोद के पूरा वो डिग करके ऊपर ले आता है और यहाँ पर एक खोल बना लेता है जिसमें वो रहता है। ठीक हुई बात। ऐसे ही वॉर्म्स, मोल्स, ये लोग भी करते हैं, जिसकी वजह से क्या फैसिलिटेट होता है, फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन फैसिलिटेट होता है। पर जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, इनकी बॉडी डीके करने लग जाएगी, तो ये बहुत सारे केमिकल एंड एसिड प्रोवाइड करते हैं उस एरिया में, जिससे रॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। अब हम वेदरिंग को डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेदरिंग फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, अलग अलग टाइप से होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल वेदरिंग डेजर्ट क्लाइमेट में ज़्यादा होती है और केमिकल मोस्ट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होती है। तो जो इक्वेटेरियल क्लाइमेट होता है, मतलब जो इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। ठीक है, वेदरिंग स्पेशली केमिकल वेदरिंग इज़ मोर एक्टिव इन दिस रीजन। इस रीजन में केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कौन सी टाइप की वेदरिंग होती है बेटा, याद रखना, केमिकल वेदरिंग। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है कि अगर भाई कोई आपसे पूछे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कैसी वेदरिंग ज़्यादा है, तो आप बता देना केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। अब हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करेंगे बेटा, जहाँ पर हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है। तो यहाँ पर ड्राई सीज़न भी होता है, वेट सीज़न भी होता है। जो डिफरेंसेस होते हैं हीटिंग में, उसकी वजह से हाई रेट ऑफ एवोपरेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई बार बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी पड़ रही है तो एवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है। पर जब वेट सीज़न होता है, जब बारिश पड़ती है बेटा, तो यहाँ पर प्रिसिपिटेशन होता है। किसकी बारिश होने लग जाती है? देखो, नॉर्मल एरियाज़ में तो पानी बरस रहा है, पर जो रॉक्स हैं, क्योंकि उनके अंदर रिएक्शन हो रही है, पानी रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम भी प्रिसिपिटेशन के साथ मिल जाते हैं। कहाँ से? रॉक्स के अंदर से। दिस प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल, और इसकी वजह से क्या बनती है? लेटराइट सॉइल बनती है। फिर से ध्यान से सुनो, जब वेट सीज़न होता है, जब बारिश वाला मौसम होता है, तो किसका प्रिसिपिटेशन होता है रॉक्स के आसपास? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, और यहीं पर फिर बनती है हमारी लेटराइट सॉइल। अब हम बात करेंगे ड्राई क्लाइमेट की। अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आया तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे ये रही एक रॉक, अरे ये रही एक रॉक। अब इस रॉक के ऊपर यहाँ से तो पानी गिर रहा था, पर इसके अंदर जो आयरन थी, एल्यूमिनियम थी, वो पानी के साथ मिलके जो नीचे जो आएगा,
वो क्या आएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, और यहाँ पर बन जाएगी लेटराइट सॉइल। अब हम ड्राई क्लाइमेट की बात करें या डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हाई डायरेनल रेंज होती है टेम्परेचर की। हाई डायरेनल टेम्परेचर रेंज का मतलब होता है जहाँ दिन का टेम्परेचर तो बहुत हाई हो पर रात का टेम्परेचर बहुत कम हो। तो टेम्परेचर की जो रेंज होती है हाई माइनस लो वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होगी। मिड एल्टीट्यूड्स की बात करें हम लोग या टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर वेदरिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है वो फ्रॉस्ट एक्शन होता है। लाइमस्टोन एरियाज़ में सॉल्यूशन और केमिकल वेदरिंग ऑपरेट होती है बहुत बड़े स्केल पे। ठीक है बात। तो टेम्परेट क्लाइमेट में जो पावरफुल एजेंट है वेदरिंग का वो है फ्रॉस्ट एक्शन। लाइमस्टोन एरिया में तो बेटा सॉल्यूशन और केमिकल वेदरिंग बहुत कॉमन है और बहुत बड़े स्केल पे होती है। अब हम पोलर क्लाइमेट्स की बात करेंगे तो पोलर क्लाइमेट में फिजिकल वेदरिंग होती है फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से। बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट एक्शन वेदरिंग प्रेवलेंट है पोलर क्लाइमेट्स में। केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग इस एरिया में बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत कम देखने को मिलती है। रीसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो मेल्टिंग वाटर होता है पोलर रीजन का उसमें बहुत सारे कार्बनिक एसिड होते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल एट लो टेम्परेचर देन हाई टेम्परेचर। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी, ये भी एक फैक्ट है, ज़रा याद कर लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें सॉल्व करना हो, डिज़ोल्व करना हो तो किस टेम्परेचर में होगी, तो वो बोलना लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। फिर से ध्यान से सुनो। रिसेंट स्टडी ये बताती हैं कि जो मेल्टिंग वाटर होता है पोलर रीजन का उसमें कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है लोअर टेम्परेचर पे एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। दिस सजेस्ट दैट केमिकल वेदरिंग इज़ मोर एक्टिव इन पोलर रीजन। अभी तक हम क्या मानते आए थे कि पोलर रीजन में सिर्फ फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल नेग्लिजिबल होती है, पर रिसेंट स्टडीज़ क्या बोल रही है कि भैया वाटर में जो कहाँ से मिलता है, मेल्टिंग स्नो से मिल रहा है या पोलर रीजन से जो पानी मिल रहा है उस पानी में कार्बनिक एसिड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है लो टेम्परेचर पे एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर पोलर रीजन में भी केमिकल वेदरिंग एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है या ज़्यादा एक्टिव है।